हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली जो अर्थ होती है वो तीन कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो जो सॉलिड का पार्ट होता है उसको कहते हैं आप लिथोस्फेयर, और जो लिक्विड का पार्ट होता है उसको आप कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पर वाटर रहता है, जो सी ओशियंस वगैरह होते हैं। और लिथोस्फेयर मतलब है जो लैंड्स वगैरह हैं, जहाँ पर ज़मीन है, वो लिथोस्फेयर है। और गैसेस का मतलब है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों जोन्स, इन तीनों जोन्स को मिलाकर, यानी ये तीनों जोन जहाँ पर मिलते हैं तो उस पॉइंट को या उस जगह को वहाँ पर कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर का मतलब है कि जहाँ पर लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है, तो वो पार्ट बायोस्फीयर कहलाता है। जहाँ पर लाइफ जो है वो कैपेबल है, लाइफ संभव है, वो कहलाता है पार्ट बायोस्फीयर। अब बात करते हैं एयर कंटेमिनेंट्स की। एयर कंटेमिनेंट्स, तो एयर कंटेमिनेंट्स क्या होंगे? एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली आप एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कहलाता है आपका, फर्स्ट इज थर्मोस्फेयर, सेकेंड जो है मीजोस्फेयर, थर्ड इज स्ट्रेटोस्फेयर एंड फोर्थ इज ट्रोपोस्फेयर। तो ये आप एटमॉस्फेयर को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है वो बॉटम से 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 30 टू 40 किलोमीटर की रेंज में होता है अर्थ से। और मीजोस्फेयर जो है वो 30 किलोमीटर की रेंज में होता है अप्रॉक्स। और जो थर्मोस्फेयर है वो 420 किलोमीटर्स की रेंज में होता है। तो ये आपके 4 पार्ट्स में एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं। तो जो एयर कंटेमिनेंट है इनकी प्रेजेंस, यानी कि ये एक या एक से ज़्यादा है अगर प्रेजेंस में, जिससे कि जो भी लाइफ है बायोस्फेयर की, वो ये क्या कर रहे हैं, उसको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसको पल्यूट कर रहे हैं, उसको अफेक्टेड कर रहे हैं। तो ये एयर कंटेमिनेंट्स का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एयर पल्यूशन। यानी कि जो एयर कंटेमिनेंट्स की वजह से बायोस्फीयर का पल्यूट होना कहलाता है आपका एयर पॉल्यूशन। और जो एयर कंटेमिनेंट्स हैं इनको आप कहते हैं एयर पल्यूटेंट्स। यानी कि ये एयर पल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो जो एयर कंटेमिनेंट्स एयर पल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको कहते हैं एयर पल्यूटेंट्स। क्लियर है? तो बेसिकली जो एयर पल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स को आप क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। फर्स्ट जो होता है उसको आप कहते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, और सेकेंड जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, तो जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट लेड, ठीक है, इसको बोलते हैं लेड। नेक्स्ट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, तो इथाइल मरकैप्टेन हो गया, इथाइल मरकैप्टेन। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं मिथाइल मरकैप्टेंस प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के। ठीक है, तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो वो पॉल्यूटेंट जो 1 और 1 से ज़्यादा
प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बने होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, या आप इसको ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। यानी जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन कहलाता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड्स। फॉर्मेल्डिहाइड्स क्या है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं इनसे मिलकर बना होता है। पैन, PAN का मतलब होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपके सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जो है जिनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्या इफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आप बात करते हैं फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये क्या है, एक टाइप का प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। तो ये क्या करता है, ये एक टाइप की इरिटेंट गैस है, यानी जो इरिटेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये क्या कॉज करेगी, जो इरिटेंट गैस है ये कॉज करती है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को कम कर देती है और जो ब्रीदिंग रेट है, जो सांस लेने का रेट होता है, उसको ये बढ़ा देती है। तो जनरली ये मिलती है आपको पावर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि केमिकल प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, तो यहाँ पर जो है यहाँ से ये इवॉल्व होती है, यानी यहाँ से ये जनरेट होती हैं। स्टील प्लांट्स हैं या रिफाइनरीज वगैरह हैं कोल की, तो वहाँ पर आप सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। तो ये सब जो है सोर्सेज हैं जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। नेक्स्ट बात आती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या होती है, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। के पास बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है, पावर होती है हीमोग्लोबिन के लिए, और ये उसको क्या करती है, हीमोग्लोबिन को चेंज करके ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है बॉडी से और खुद वहाँ पर प्लेस हो जाती है। तो अगर 50% ऑक्सीजन को इसने रिप्लेस कर दिया बॉडी से, तो क्या होगा, डेथ जो है वो सर्टेन हो जाएगी, यानी कि किसी भी इंसान की डेथ इजीली हो सकती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को 50% रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कॉजेस यानी क्रिएट करती है हार्ट अटैक्स। जो भी हार्ट अटैक्स अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में पहुंच गई तो ये हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जनरली इवॉल्व होती है, जनरेट होती है ऑटोमोबाइल से, ऑटोमोबाइल्स या बर्निंग ऑफ कोल्स। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन रिप्लेस कर रही है। अगर ये 50% तक ऑक्सीजन रिप्लेस कर देती है तो डेथ निश्चित हो जाती है, सर्टेन हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये आपका आईज एंड नोज इरिटेशन को क्रिएट करता है, आईज एंड नोज इरिटेशन कॉज करता है। ये जनरली इवॉल्व होती है, जनरेट होती है ऑटोमोबाइल से, इंसिनरेशन प्लांट्स, जहाँ पे प्लांट्स को आप जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ से ये जनरेट हो जाती है, और फर्नेसेस वगैरह जो भट्टियाँ होती हैं वहाँ से आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। तो एरियाज के आसपास हैं तो वहाँ पर आपको आईज और नोज इरिटेशन के चांसेस मिलेंगे। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। एक टर्म आता है टेम्परेचर में, क्या होता है कि जो एम्बिएंट एयर है, जो एटमॉस्फेयर में क्लियर एयर है, वो क्या होती है, हाइट बढ़ने के साथ साथ वहाँ उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो वो रेट जिस पर टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन हाइट, यानी हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो रेट आपका कहलाता है लैप्स रेट, या इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। और ये टेम्परेचर किसका जो है डिक्रीज हो रहा है हाइट बढ़ने से, एम्बिएंट एयर, जो प्योर एयर होती है
उसका टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ-साथ ऊपर जैसे-जैसे एटमॉस्फेयर में जाएँगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो जिस रेट से वो डिक्रीज़ हो रहा है उसको कहते हैं लैप्स रेट या एनवायरनमेंटल लैप्स रेट। तो जो एनवायरनमेंटल लैप्स रेट जनरली होता है, वो होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक है? तो ये जो डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। आपका कहलाता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो एयर बलून होते हैं, उन बलून को जब आप छोड़ते हैं उसमें अगर आप डिटेक्टर लगा दें, तो फाइनली क्या होगा? आप थर्मोमीटर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितने डिस्टेंस पर जाने पे डिक्रीज़ हो रहा है। और वो रेट जिस पर एयर पॉल्यूटेंट, वो तो एम्बिएंट एयर हो गया, प्योर एयर की बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूटेंट। तो जो वो रेट जिस पर एयर पॉल्यूटेंट का हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो रेट आपका कहलाता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है? तो इसको आप बोलते हैं ALR। तो जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, मतलब जो एम्बिएंट एयर है उसका हाइट बढ़ने से टेम्परेचर जो कम हो रहा है, वो रेट आपका कहलाता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। और एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब है जो एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं, उन पॉल्यूटेंट्स का हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर का डिक्रीज होना जिस रेट से, वो आपका कहलाता है एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट on the basis of ELR एंड ALR, जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो इनके बेसिस पर जो है आपने इन्वायरमेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका टाइप आता है अनस्टेबल इन्वायरमेंट। तो अनस्टेबल इन्वायरमेंट को आप कहते हैं सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट। सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट, ठीक है? तो ये क्या होता है अनस्टेबल इन्वायरमेंट? जैसे कि अगर आप एक कर्व के थ्रू इसमें देखें, तो इधर आप टेम्परेचर को शो कर रहे हैं, ठीक है? और इधर आप हाइट को शो कर रहे हैं। हाइट जो है किलोमीटर में है। तो आप देख रहे हैं कि आपको पता है कोई भी रेट यानी हाइट बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो फाइनली आपको पता है कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाइट आगे बढ़ रही है तो उसी हिसाब से टेम्परेचर यहाँ से इधर शिफ्ट होता जा रहा है, यानी डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो जो अनस्टेबल इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो ELR है और ये सपोज ALR है, तो अनस्टेबल इन्वायरमेंट आप तब कहते हैं जब ELR की वैल्यू ग्रेटर देन होती है ALR से, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ELR क्या है, ये जो एंगल है, ये जो रेट है ELR का, ये ज़्यादा है और ALR की वैल्यू क्या है, कम है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। से देख सकते हैं कि सपोज कोई किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर ये है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ये टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा आपको, ये टेम्परेचर मिलेगा और ये। तो सपोज अगर आप सपोज ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में आपने देखा इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे सपोज ये 30 है, ये आपका सपोज 20 है और ये टेम्परेचर आपका 29 है। तो आपने देखा कि 1 किलोमीटर जो है ऊपर बढ़ने पे टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ गया, 10 का। और ALR में क्या हुआ, 1 किलोमीटर बढ़ने में टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ELR की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ गया 1 किलोमीटर में और यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया। तो ELR की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई ALR। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया थोड़ा सा ऊपर जाने में, और सेम हाइट में जो एम्बिएंट जो एयर पोल्यूटेंट थे उनका टेम्परेचर उतना डिक्रीज नहीं हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट का टेम्परेचर है सेम हाइट पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूटेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली सराउंडिंग एयर के, यानी जो आसपास की एयर है उसके कंपैरेटिवली एयर पोल्यूटेंट का सराउंडिंग एयर पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये शो करता है कि अगर कोई एयर पोल्यूटेंट ऊपर जा रहा है
तो वो कंटिन्यूअसली राइज करता जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और वही अगर कोई एयर पोल्यूटेंट नीचे जा रहा है तो वो कंटिन्यूअसली नीचे चला जाता रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि एयर पोल्यूटेंट हर जगह आ जाएंगे, जो क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये ईजिली मूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी कम डेंसिटी होती जाती है, तो ये ईजिली जो है शिफ्ट होते जाएंगे, यानी ऊपर है तो ऊपर जा रहे हैं, नीचे हैं तो नीचे जाते जाएंगे। तो ये जो है अनस्टेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है। इसको कहते हैं सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट या सुपर एडियाबैटिक रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ELR की वैल्यू हमेशा ALR से ज़्यादा रहती है। अब नेक्स्ट जो आता है इन्वायरमेंट, जिसको आप कहते हैं स्टेबल इन्वायरमेंट। स्टेबल इन्वायरमेंट, इसको आप बोलते हैं सब एडियाबैटिक इन्वायरमेंट। सब एडियाबैटिक इन्वायरमेंट, तो इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि इधर सपोज आपने टेम्परेचर को शो किया, इधर आपने हाइट को शो किया। इसमें क्या होता है कि जो ELR की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है ALR से। अब ये ALR है और ये ELR है, यानी ELR इज लेस देन ALR। तो इसका मतलब है कि जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर अब ज़्यादा है क्योंकि ELR की वैल्यू क्या है, कम है, और ALR की वैल्यू जो है ज़्यादा है। तो सराउंडिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली एयर पोल्यूटेंट से। तो जो इन्वायरमेंट अब क्रिएट होगा वो स्टेबल इन्वायरमेंट होगा क्योंकि जो सराउंडिंग एयर है प्योर एयर है, यानी एयर पोल्यूटेंट उतना मूव नहीं कर पाएगा इधर उधर, तो जो इन्वायरमेंट है वो अनस्टेबल नहीं बनेगा। तो इस टाइप की कंडीशन को कहते हैं सब एडियाबैटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल इन्वायरमेंट। न्यूट्रल इन्वायरमेंट, तो इस केस में क्या होता है, ELR इक्वल टू ALR, यानी कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो एडियाबैटिक लैप्स रेट के इक्वल है। तो इसको ही आप ELR बोलेंगे और इसको ही आप ALR बोलेंगे। तो इस टाइप का इन्वायरमेंट आपका कहलाता है न्यूट्रल इन्वायरमेंट। अब एक केस ऐसा आता है कि कुछ केसेस में जो एयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है हाइट के बढ़ने से, यानी कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो आपकी कहलाती है इन्वर्जन कंडीशन, यानी इन्वर्स हो रहा है। जनरली क्या होता है कि हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, बट हाइट बढ़ने पे अगर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो ये कंडीशन इन्वर्जन कंडीशन कहलाती है। और जिस रेट से ये हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो रेट आपका कहलाता है नेगेटिव लैप्स रेट। तो ये रेट आपका नेगेटिव लैप्स रेट कहलाता है। ये जनरली आपको वहाँ दिखेगा कि सपोज अर्थ का टेम्परेचर सडनली कूल हो गया, बहुत ठंडा हो गया, तो क्या होगा, ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसके कंपैरेटिवली। तो जैसे जैसे ये एयर जो है ऊपर जाएगी उसका मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो ये आपका इन्वर्जन कंडीशन अकर हो जाती है। अब देख लीजिए, जो भी इन्वायरमेंट का आपने पढ़ा है कि सपोज ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, हाइट बढ़ रही है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन कैसी हो गई, नेगेटिव लैप्स रेट यहाँ पर आ गया, ये कंडीशन इन्वर्जन की हो गई। आपने देखा कि टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है हाइट के बढ़ने से। ठीक है, वही अगर सपोज ये आपका आ गया, सपोज ये पॉइंट है ALR का, एडियाबैटिक लैप्स रेट का, तो अगर यहाँ पे ELR जो है इधर है, यानी कि ELR ग्रेटर देन हो गया ALR से, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा आपका सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट। सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। वही अगर ELR इधर आ गया, यानी ALR से क्या हो गया, ALR की वैल्यू ELR से ज़्यादा हो गई, तो ये अब आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सब एडियाबैटिक इन्वायरमेंट। तो ये 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट को जो है क्लासीफाई किया गया है। अब बात करते हैं कि जो गैसेस एमिट होती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उन गैसेस को आप कहते हैं प्लूम। और इनके जो सोर्स होते हैं ओरिजिन के, यानी कहाँ से ये गैसेस या प्लूम जो निकल रहा है, तो वो जो सोर्स होता है इसका वो कहलाता है स्टैक, यानी कि जिसको आप कहते हैं चिमनी। चिमनी से गैसेस निकल रही है, यानी चिमनी से जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं प्लूम, और ये जो सोर्स होता है इसका स्टैक कहलाता है।
तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ प्लूम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूम्स जो हैं ऑब्जर्व होते हैं एनवायरनमेंट कंडीशंस में। तो कितने टाइप्स के प्लूम्स हैं? तो पहला जो टाइप आता है वो आपका कहलाता है लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम। तो इस लूपिंग प्लूम में क्या होता है, इस कंडीशन में जो ELR की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है ALR से। तो क्या होगा, अगर आप इसमें देखते हैं कंडीशन ग्राफ के थ्रू, तो कुछ इस टाइप का आएगा। ये आपका ELR हो गया और ये आपका ALR हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ALR है और ये आपका ELR है। तो इसमें क्या है, ELR की वैल्यू ज़्यादा है और ALR की वैल्यू कम है। तो जो भी एयर पल्यूटेंट है उनका टेम्परेचर क्या है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो फाइनली सपोज ये कोई स्टैक है, ये कोई चिमनी है और यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो ये क्या करेंगे, आपको पता है जब ये ELR इज ग्रेटर देन ALR यानी कि जो सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या करता है, अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है। तो फाइनली ये जो गैसेस हैं ये ऊपर उठ के क्या होंगी, यानी बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगी। एटमॉस्फेयर है उसमें एयर पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाएंगे बहुत तेजी से और फाइनली ये बिल्डिंग तक पहुंचेंगी। मतलब क्या है कि जो पीपल वगैरह हैं, जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म पहुंचाएंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर ये केस चल रहा है, इन्वायरमेंट ऐसा है, तो आपको जो है हायर स्टैक जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी काफ़ी ऊंचाई पे आपको चिमनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कोई भी हार्मफुल इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लूम आता है आपका न्यूट्रल प्लूम। न्यूट्रल प्लूम। तो न्यूट्रल प्लूम में क्या होता है कि जो ELR है वो इक्वल है ALR के। तो इस टाइप का प्लूम जो है वो आपका न्यूट्रल प्लूम कहलाता है। इस केस में क्या होता है कि जो भी पल्यूटेंट है ELR इक्वल टू ALR। तो सपोज ये कोई स्टैक है जहाँ से प्लूम निकल रही है, तो फाइनली इस केस में क्या होगा, जो पल्यूटेंट्स हैं उनका वर्टिकल राइज हो जाएगा, यानी ऊपर डायरेक्शन में वो राइज होते चले जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका कोनिंग प्लूम। कोनिंग प्लूम। तो कोनिंग प्लूम कहलाता है ALR इज ग्रेटर देन ELR, यानी ELR इज लेस देन ALR। तो ये सब एडियाबैटिक एनवायरनमेंट हो गया। तो इसमें क्या है कि जो एयर पल्यूटेंट्स हैं उनका टेम्परेचर कम है कंपैरेटिवली सराउंडिंग एयर से, तभी ये कंडीशन आई है। दिस इज सपोज ये हो गया आपका ELR और ये है आपका ALR। तो इस केस में क्या होता है कि सपोज ये जो स्टैक है, इस केस में जो प्लूम निकलती है यानी जो एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो कोन शेप बना लेते हैं। इस शेप में जो है ये कोन शेप में ऑब्जर्व होगा प्लूम। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है कोनिंग प्लूम। अब नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, फैनिंग प्लूम। फैनिंग प्लूम। तो फैनिंग प्लूम में क्या होता है, इन्वर्जन कंडीशन जो है अकर हो जाती है। इन्वर्जन कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो सपोज ये कोई कर्व है, ये टेम्परेचर इधर शो कर रहा है, इधर हाइट है। तो ये आपका NLR है, यानी कि जो नेगेटिव लैप्स रेट है वो क्रिएट इन्वर्जन कंडीशन मिलेगी और ये आपका है ALR। ठीक है, तो इस केस में जो भी स्टैक होता है उससे जो प्लूम निकलती है, सपोज ये कोई बिल्डिंग वगैरह है, तो इससे जो प्लूम निकलेगी वो फाइनली स्ट्रेट जो है डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी। तो ये आपका कहलाता है फैनिंग प्लूम। फैनिंग मतलब ये फैन शेप में आपको लग रहा है। जो नेगेटिव लैप्स रेट है और ALR ये एक इस शेप में है, क्रॉस शेप में, इसीलिए इसको बोलते हैं फैनिंग प्लूम। नेक्स्ट आता है लॉफ्टिंग प्लूम। तो लॉफ्टिंग प्लूम का मतलब है कि सपोज ये कंडीशन है, इधर टेम्परेचर शो कर रहे हैं आप, इधर जो है हाइट को शो कर रहे हैं। इस केस में जो सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट है, यानी सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है ओवर सरफेस इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन लेयर के ऊपर जो है एग्जिस्ट करता है। सपोज ये इन्वर्जन लेयर है, ठीक है, ये लेयर आपकी कहलाती है इन्वर्जन लेयर। और क्या है, सुपर एडियाबैटिक इन्वायरमेंट ऊपर है यानी इन्वर्जन लेयर नीचे है। तो सपोज अगर आप बात करते हैं, ये क्या हो गया आपका ALR। ठीक है, और इन्वर्जन हो रहा है यानी कि NLR कहाँ है,
ये आपका NLR है, और इसके ऊपर जो है सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट है, इसका मतलब है ELR की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ELR है, यानी कि ये एंगल ज़्यादा है, ये कम है, तो ELR इज़ ग्रेटर देन ALR है, यहाँ पर सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब इस केस में, यानी कि इन्वर्जन केस में, कभी भी पॉल्यूटेंट जो है क्रॉस नहीं करते, यानी कि इस रेंज में जो है फ्लो नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इस रेंज में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉल्यूशन क्या होगा, यानी ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा। जो एयर का टेम्परेचर है, जैसे आप ये देख रहे हैं ALR, ठीक है, तो ALR की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो एयर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका टेम्परेचर कम होगा इसके कंपैरेटिवली, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होंगे, कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे इसको, इसमें कभी भी पॉल्यूटेंट क्रॉस नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं, इस जो चिमनी या जो स्टैक बनाते हैं वो जस्ट इन्वर्जन लेयर पे या इसके जस्ट ऊपर बनाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब ELR इज ग्रेटर देन ALR हो गया, यानी कि इस केस में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और एयर का टेम्परेचर वही सेम रहेगा, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ALR की लेयर तो यही है आपकी कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी प्लूम आएगी वो इस टाइप से ऊपर डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ये कंडीशन होती है लॉफ्टिंग प्लूम की। ध्यान रखिएगा, कभी भी इन्वर्जन लेयर में पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं राइज कर पाएंगे, क्योंकि उस केस में पॉल्यूटेंट्स का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहेगा इन्वर्जन में, इसीलिए हमेशा स्टैक को आपने इस टाइप से बना दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लूम इज फ्यूमिगेटिंग प्लूम। फ्यूमिगेटिंग प्लूम मतलब क्या है कि इस केस में जो भी आपकी इन्वर्जन कंडीशन है, अब जब लॉफ्टिंग के जस्ट अपोजिट है, इस केस में जो इन्वर्जन कंडीशन है, यानी इन्वर्जन लेयर जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है ओवर सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट, ओवर सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट, यानी कि अब सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट आपको नीचे मिलेगा और उसके ऊपर आपको इन्वर्जन लेयर मिलेगी। जैसे कि सपोज ये आपकी जो है ELR की लेयर है, और ELR क्या होगा, सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट है, यानी ELR ज़्यादा होगा। तो सपोज ये आपका है ELR, ठीक है, और ये है आपका ALR, तो इसके ऊपर आपकी इन्वर्जन कंडीशन है, इसका मतलब NLR क्या होगा, कुछ इस टाइप का। तो आपको पता है कि कभी भी इन्वर्जन लेयर में जो है पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए अब इस केस में क्या किया आपने, स्टैक थोड़ी सी नीचे प्लेस करी, जिससे कि जो भी आपका प्लूम है वो इस टाइप से फ्लो होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है फ्यूमिगेटिंग प्लूम। लास्ट आती है आपकी ट्रैपिंग प्लूम। ट्रैपिंग प्लूम, तो इस केस में क्या होता है कि सपोज जो इन्वर्जन लेयर है ट्रैप हो जाएगी, यानी इन्वर्जन लेयर ट्रैप हो रही है, सपोज ये है ALR, ठीक है, ये आपको मिला ALR। तो इसमें क्या है कि सपोज ये इन्वर्जन हो गया, यानी ये NLR है, इसके बाद ये आपको ELR मिल गया, यानी जो सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट है वो ट्रैप हो गया इन्वर्जन लेयर के बीच में, और ये आपका फिर से आ गया NLR, तो ये आपका हो गया ELR, ठीक है। तो हमेशा आपको पता है इन्वर्जन लेयर में तो आप प्लेस नहीं करेंगे, तो आप स्टैक को प्लेस कहाँ करेंगे, सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट में। तो ये सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट हो गया, तो इस केस में जो प्लूम फ्लो होगी वो इस टाइप से होगी, लेकिन कभी भी इन्वर्जन लेयर को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये आपका कहलाता है ट्रैपिंग प्लूम्स। तो डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप्स के प्लूम जो है जनरेट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि स्टैक्स वगैरह कहाँ प्लेस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सपोज अगर फ्यूमिगेटिंग प्लूम आ गया तो पूछेंगे कि इस केस में इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट बिलो सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट, इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट ओवर सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट, या इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट ओवर सब एडियाबैटिक एनवायरनमेंट। तो इस टाइप के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस केस में किस टाइप के प्लूम में किस टाइप की कंडीशंस एग्जिस्ट हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, दैट इज नॉइस पोल्यूशन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि जो नॉइस है वो आप स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ नॉइस है वो है 20 माइक्रोपास्कल, मतलब इससे ज़्यादा का नॉइस, अगर इससे ज़्यादा का लेवल है तो वो आप ह्यूमन ईयर से इजीली सुन सकते हैं, लेकिन इससे कम जो होगा वो आप नहीं सुन पाएंगे। और जो मैक्सिमम लेवल का नॉइस है
वो होता है 200 पास्कल। मतलब अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं सुन पाएंगे नॉइस, और इस लेवल का इससे कम होगा या इनके बीच में होगा तो आप इजीली जो है अपने ह्यूमन ईयर से सुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब बात करते हैं लेवल ऑफ नॉइस की। लेवल ऑफ नॉइस जिसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू 20 log base 10 पी आर एम एस अपॉन पी आर एम एस नॉट। मतलब सपोज कोई कंडीशन है, इस केस में ऐसे पी आर एम एस नॉट ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसी नॉइस की। तो इसको जो है आप 20 माइक्रो पास्कल कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मिनिमम लेवल ऑफ नॉइस है। तो जो अगर लेवल निकालना है नॉइस का, तो इसको जो है पी आर एम एस वैल्यू का यूज़ करके आप फाइंड करते हैं। सपोज एक कंडीशन है, जैसे कि आपको 2 डिफरेंट साउंड लेवल्स हैं, ठीक है, उनको आपको ऐड करना है, तो आप किस टाइप से ऐड करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सपोज एग्जाम्पल ले लिया मैंने 50 डेसिबल प्लस 60 डेसिबल, ठीक है, इन दो साउंड लेवल हैं, इनको आपको ऐड करना है। तो आप ये नहीं करेंगे कि इसको ऐड करके 110 डेसिबल कर दिया, ये गलत हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है इन लेवल्स को सम करेंगे और फाइनल जो है साउंड लेवल सम करके बताएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है कि सपोज 2 लेवल है, एक तो 50 डेसिबल है और एक 60 डेसिबल है। तो सपोज इसको आपने ए मान लिया और इसको बी, तो दो नॉइस लेवल को सम करना है। तो पहला आपने लिया एल इक्वल टू क्या है 50 डेसिबल, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, और जो भी लेवल ऑफ नॉइस है इसकी यूनिट होती है डेसिबल्स, तो इसको डीबी डेसिबल्स इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 20 log base 10 पी आर एम एस वन मान लिया अपॉन पी आर एम एस नॉट। तो हमेशा डायरेक्टली नॉट की जगह आप 20 माइक्रो पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 20 log base 10 पी आर एम एस वन अपॉन 20। तो यहाँ से आप पी आर एम एस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6324.55 माइक्रो पास्कल, ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाल ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लेंगे विच इज इक्वल टू 60 डेसिबल 20 log base 10। अब यहाँ पे पी आर एम एस नॉट लिख दिया, पी आर एम एस टू डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से आप पी आर एम एस टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगी आपकी, जो सेकेंड वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 20,000 माइक्रो पास्कल, ठीक है। तो ये वैल्यूज दोनों मिल गई। अब क्या करेंगे, आप मेन पी आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे। उसका फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे पी आर एम एस वन स्क्वायर प्लस पी आर एम एस टू स्क्वायर, ठीक है, रूट ले लेंगे इनका। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपको आ जाएगी 20976.1 पास्कल। अब ये वैल्यू आपको मिल गई, तो जो इनका एडिशन होगा वो आपका फाइनल एल रिजल्टेंट आ जाएगा, जो कि क्या होगा 20 log base 10 पी आर एम एस, यानी कि 20976.1 अपॉन 20, ये तो कांस्टेंट है 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगा 60.4 डेसिबल्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। यानी जब दो डिफरेंट टाइप के साउंड लेवल्स हैं तो वो आपस में मिक्स होंगे या ऐड होंगे, तो एक डिफरेंट टाइप का जो एक डिफरेंट वैल्यू का लेवल क्रिएट हो जाएगा साउंड का, वो होगा 60.4 डेसिबल का। कभी भी आप इनको डायरेक्टली सम नहीं करेंगे। अब सपोज कि एक सेम टाइप के नॉइस लेवल है, यानी 50 डेसिबल प्लस 50 डेसिबल, तो इनको सम करना है। तो इनका आप जब भी सम करेंगे ध्यान रखिएगा सेम वही प्रोसेस होगा कि पी आर एम एस वैल्यू निकालेंगे, इसके इक्वल टू होगा पी आर एम एस वन स्क्वायर प्लस पी आर एम एस टू स्क्वायर। तो आपको पता है इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि ये 50-50 है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 ऑफ पी आर एम एस वन, ठीक है। तो पी आर एम एस वन की जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फाइनली, जब इसको आप पी आर एम एस वन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी √2, पीछे आप निकाल चुके हैं पी आर एम एस वन 6324.5 पास्कल, ठीक है, 0.5 माइक्रो पास्कल। तो ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से पी आर एम एस की वैल्यू मिल गई आपको। फिर एल निकाल सकते हैं 20 log base 10, ये वैल्यू हो गई आपकी √2 इंटू 6324.5 डिवाइडेड बाई 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 53 डेसिबल। तो ध्यान रखिएगा जब कोई भी सेम टाइप के नॉइस हैं,
नॉइस लेवल हैं उनको अगर आप सम करते हैं तो +3 का एडिशन हो जाता है। जैसे कि अगर 60 डेसिबल प्लस 60 डेसिबल का सम करना है तो ये हो जाएगा 63 डेसिबल, ठीक है। तो इस टाइप से वैल्यूज़ आ जाती हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एवरेज ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉइस, अलग अलग लेवल के नॉइस गिवन हैं तो उनका आपको डिफरेंट लेवल ऑफ नॉइस, तो उनका आपको एवरेज फाइंड करना है। तो उस एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एल एवरेज इक्वल टू 20 लॉग बेस 10 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन 10 टू द पावर एल आई अपॉन 20। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा एवरेज फाइंड करने का। सपोज एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि डिफरेंट टाइप के नॉइस हैं 50 डेसिबल 60 डेसिबल 80 डेसिबल एंड 120 डेसिबल, ये अलग अलग टाइप के नॉइस लेवल गिवन है, इनका एवरेज फाइंड करना है। तो एल एवरेज क्या हो जाएगा 20 लॉग बेस 10, टोटल कितने हैं 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे n की जगह 4 इंटू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक है 4 तक, यानी इनका समेशन करना है, ठीक है। 10 टू द पावर एल आई अपॉन 20, तो कैसे करेंगे 20 लॉग बेस 10 1 अपॉन 4 समेशन, फर्स्ट 10 टू द पावर पहली वैल्यू क्या है 50 बाई 20, ठीक है। फिर दूसरा 10 टू द पावर 60 बाई 20 प्लस 10 टू द पावर 80 बाई 20 प्लस 10 टू द पावर 120 बाई 20। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आ जाएगा 108.05 डेसिबल। ये आपका ओवरऑल डिफरेंट टाइप के साउंड लेवल्स का एवरेज है। तो ये एवरेज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज एल इक्विवेलेंट फाइंड करना। ये कहलाता है एल इक्विवेलेंट कंसेप्ट। जो एल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला होता है 10 लॉग बेस 10 समेशन 10 टू द पावर एल आई अपॉन 10 इंटू टी आई, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। जहाँ टी आई क्या है टाइम ड्यूरेशन ऑफ गिवन सैंपल expressed as a fraction of gauging time, a fraction of gauging time, यानी जो टोटल टाइम दिया है उससे अगर आप उस टाइम को डिवाइड कर दें तो आपको ओवरऑल ये टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आपको ग्राफ गिवन है इधर, ठीक है। ये ग्राफ है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे जो है आपका ये लेवल है, लेवल ऑफ नॉइस अलग अलग गिवन है और इधर जो है वो टाइम गिवन है। तो सपोज ये 20 है 30 50 60 80 100 इस टाइप के सपोज ये इधर गिवन है और इधर जो टाइम है वो इस टाइप का गिवन है। ये ग्राफ चल रहा है, सपोज ये 2 है टाइम गिवन है, इधर 60 लेवल तक जो है ये जो टाइम है 6 गिवन है। फिर उसके बाद 80 पे जो है ये टाइम गिवन है 7। फिर 50 पे जो है टाइम आपको गिवन है 10। फिर 100 पे जो है टाइम गिवन है 12 और फिर 20 पे जो टाइम गिवन है फाइनल 15, ठीक है। सपोज ये मिनट्स में है तो टोटल कितना हो गया 15 मिनट्स तक गिवन है। तो आपको एल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 10 लॉग बेस 10 समेशन 10 टू द पावर एल आई अपॉन 10 इंटू टी आई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको पता है क्या होगा फॉर्मूला 10 लॉग बेस 10 10 टू द पावर, पहला जो है साउंड लेवल कितना है 30, यानी 30 बाई 10 इंटू टी आई क्या होगा, यहाँ पर जो टाइम आ रहा है 2 और टोटल टाइम कितना है 15। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे 2 अपॉन 15 प्लस 10 टू द पावर सेकेंड जो नॉइस लेवल है वो कितना है 60। तो 60 बाई 10 इंटू टाइम यहाँ पर कितना गिवन है, टाइम आपको पता है इनके बीच का जो टाइम है वो कितना है 4, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 15 प्लस 10 टू द पावर जो नेक्स्ट लेवल है वो कितना है 80, यानी 80 बाई 10 और इनके बीच का जो टाइम है वो कितना है 6 से 7 के बीच का जो टाइम है 1, दैट इज 1 बाई 15 प्लस 10 टू द पावर नेक्स्ट जो लेवल है 50 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इनके बीच का जो टाइम है वो कितना है 7 से 10 के बीच में 3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो गया 15, यानी कि एक फ्रैक्शन है टाइम ड्यूरेशन है उस सैंपल का, यानी जो नॉइस लेवल है वो कितने टाइम तक उतना मेंटेन रहा, ठीक है।
प्लस 10 टू दी पावर नेक्स्ट जो है वो कितना है 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इसका जो टाइम ड्यूरेशन है कितना है 2 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 टू दी पावर 20 बाई 10 इंटू 12 से 15 के बीच का टाइम है 3 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनल एल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 91.27 डेसिबल्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो नॉइस लेवल फाउंड करने के हैं, तो इनका फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।